इसी बुक के रूप में अपन देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति। तो सत्ता की साझेदारी, पहला अपन का है लोकतंत्र। तो इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो किया गया शासन होता है उसे ही अपन लोकतांत्रिक शासन के नाम से जानते हैं। फिर है बहुसंख्यक या बहुसंख्यकवाद। तो जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होती है उसे बहुसंख्यक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का तात्पर्य होता है जैसे किसी जनसंख्या में से बहुत ही कम लोग जिस संख्या के होते हैं उसे अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। फिर सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं वो हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा है यूरोप महाद्वीप। दो देशों के अपन इस पार्ट के अंदर उदाहरण देखा था आपने, बेल्जियम और फ्रांस। तो जो बेल्जियम जो था वो आपके यूरोप महाद्वीप का देश है, और आपके अलावा श्रीलंका था। श्रीलंका आपके भारत के जस्ट नीचे स्थित या फिर भारत के दक्षिण में स्थित दक्षिण एशिया में स्थित देश है। ठीक है। तो इसके बाद में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। एक तरीके में आपने देखा था फ्रांस से लगने वाले देश। अब अपन देख लेते हैं बेल्जियम की सीमा को कौन कौन से टच करते हैं। तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। श्रीलंका की राजधानी श्रीरंगपुरम पटने। ठीक है, ये है श्रीलंका की राजधानी। और श्रीलंका की एक और राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। सिंहली सिंहली जन समुदाय बहुत ज्यादा श्रीलंका में रहता है, इसीलिए श्रीलंका को सिंहली द्वीप भी कहा जाता है। एक देश की सीमाओं के भीतर होने वाले युद्ध को गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है, सत्ता के अंदर एक शासन संचालन के दौरान जो दल मुख्य रूप से हिस्सेदारी निभाता है उसके अंदर अगर देश के वो सारे जन भागीदारी और लोगों की एक अधिक संख्या उसमें सहायक होती है, तो एक सत्ता की साझेदारी के रूप में शासन अच्छा चलता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। युक्ति परक, लाभ हानि का हिसाब लगाकर किसी फैसले को अगर अपन लेते हैं तो उसी फैसले को अपन युक्ति परक या यथार्थ या फिर सही फैसला कह सकते हैं। फिर है केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है शक्तियों का एक ही जगह पर या फिर एक ही व्यक्ति के हाथों में होना। शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथों में होना। इसके बाद ये हो गया आपका केंद्रीकरण। और फिर अपन का होता है विकेंद्रीकरण। कैसा? तो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है एक व्यक्ति से सत्ता का अलग अलग व्यक्तियों में सत्ता का या शक्तियों का बंटवारा करके सब एक शासन को अच्छा बनाया जाता है। इसके बाद में आपका रूस के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। ये आपके पार्ट के अंदर आया, इसीलिए डिस्कस किया गया। फिर सत्ता की साझेदारी की विभिन्न रूप। तो स्थानीय स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव में और इसके अलावा सांसदों के चुनाव में हर जगह स्थान है, जन भागीदारी निभानी चाहिए। और उसी तरह ये सत्ता की साझेदारी ऐसे ही सुधर सकती है। ये आपका पहला टॉपिक हुआ। इसके बाद में संघवाद। भारत एक संघवाद शासन है। भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब अगर कहीं एकात्म शासन, मतलब किसी एक ही प्रकार का जो शासन चलाया जाता है एक ही देश की सीमा के अंदर, तो एकात्म शासन। और संघात्म शासन मतलब राज्यों का संघ होता है। मतलब इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति द्वारा तानाशाह रूप में शासन चलाया जाता है। फिर अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र का तात्पर्य है जैसे हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आपको पता है उच्चतम न्यायालय मतलब दिल्ली, और उच्च न्यायालय हर राज्य में अलग अलग होते हैं। उनका जो एक निर्णय लेने का एक अधिकार क्षेत्र है या कार्य करने का जो अधिकार क्षेत्र है उसे ही कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। फिर भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था है वो तीन प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंदर प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार आते हैं। और राज्य के अंदर पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि आते हैं। संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह और गोद लेना जैसे आते हैं। और इसके बाद में आता है भारत के राजस्थान के पोखरण जैसलमेर जिले में परमाणु से संबंधित पहला परीक्षण किया गया था, इसीलिए पोखरण प्रसिद्ध है। इसके बाद गठबंधन सरकार। एक मतदान के माध्यम से वोटिंग के दौरान ये देखा जाता है जो अधिकतम जीत के लिए जितनी सीटें होनी जरूरी है उतनी सीटें नहीं मिल पाती है, उसी कारण कुछ दो दल मिला के अपनी सीटों का पूरी करते हैं और इसके बाद शासन करते हैं एक सरकार बना के, तो उसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर है विशिष्ट दर्जा प्राप्त राज्य। तो अनुच्छेद 1971 के तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ऐसे राज्य हैं
जिस जो जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें 1971 के तहत उन्हें विशेष प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। इसके बाद में आपका जो है अगला है आपका कोकण हो गया। अनुसूचित भारत में जो भाषा है वो आपके 22 है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। फिर सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर को मानचित्र के अंदर आप अच्छे से दोहराना। और भारत में विकेंद्रीकरण का अच्छा उदाहरण आप अगर देखना चाहते हो तो स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक आरक्षण है 1/3 कर रखा है। इसके बाद जब देश में शासन संचालन के दौरान राज्यों ने एक आवाज उठाई कि हमें अपनी भाषा के अनुसार एक राज्यों के दर्जा देना चाहिए, तो उसके लिए एक आयोग बना, उसका नाम है भाषाई पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। फिर अगला अपन का है श्रम के लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन है स्त्री और पुरुष जब काम की घंटे अलग अलग काम मतलब काम करने का तरीका एक ही है तो फिर उन्हें श्रम के रूप में रुपये पैसे से भेद क्यों माना जाता है, तो इसे ही लैंगिक विभाजन कहा जाता है। फिर है विविधता। समाज में विविध प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। अभिव्यक्ति, तो अनुच्छेद आपके 14 से 18 के मध्य स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी के रूप में है, जिसमें अपन रहने, घूमने, संघ बनाने वगैरह और मतलब विभिन्न प्रकार की प्रेस से संबंधित अपन को ढेर सारी आजादी मिलती है। तो अपन की ये स्वतंत्रता होती है, ये अपन की एक स्वतंत्रता होती है जो कि अनुच्छेद आपके 14 से 18 के मध्य होती है। इसके बाद नारीवादी, नारियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के आंदोलन में भाग लिया जाता है। वे समाज जिसमें पिता ही या फिर घर का मुख्य पिता होता है उसे पितृ प्रधान माना जाता है, और जिनमें महिलाएं मुख्य रूप से भागीदारी करते हैं उसे मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। महिलाओं की साक्षरता वर्तमान में 55% है, 55% है, क्योंकि देश के अंदर इस प्रकार की महिलाओं को साक्षरता बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है और महिलाओं को और ज्यादा और ऊंचा उठाया जा सकता है। इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, भारत समान सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। फिर है लोगों का गांव से शहरों की ओर जाना, शहरीकरण होता है। इसके अलावा है पारिवारिक कानून। वे कानून जो एक परिवार से संबंधित होते हैं, जैसे विवाह, तलाक, जो संबंधित होते हैं एक ही परिवार से रिलेटेड होते हैं। फिर है वर्ण व्यवस्था, तो सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद में आपकी ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल को दो भागों में, पूर्व ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उसमें वर्णों की 4 व्यवस्था थी, क्षत्रिय, शुंग, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, और ये शूद्र। तो ये विशेष प्रकार के होते हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, और आपके तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके वैश्य, चौथा। तो इन्हीं के आधार पे पहले वो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, तो आजकल उसने जाति का रूप ले लिया है। राजनीति में जाति, आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर जो चुनाव जीते जाते हैं वो आम तौर पे माने जाते हैं कि जाति के आधार पर ही राजनीति खेली जाती है। फिर है राजनीतिक दल। मुख्य रूप से राजनीतिक दल कितने हैं या इनकी जरूरत होती है देश की शासन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए। फिर राजनीतिक दल का अर्थ होता है, राजनीतिक दल अपनी विशिष्ट प्रकार के उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित करती है और लक्ष्यों के अनुसार कार्य करती है। तो देश की सीमाओं के भीतर जो कार्य करते हैं उसे ही अपन राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के अनेक कार्य होते हैं विभिन्न प्रकार के, जब वो वोटिंग के दौरान या फिर आचार संहिता लगने के पहले जो अपने वो प्रचार में जिन बातों को करते हैं वो उनको पूरे करते हैं, वो देश की शासन संचालन अच्छी तरह से करते हैं। यही है इसके राजनीतिक दलों के कार्य। फिर राजनीतिक दलों की जरूरत देश की शासन व्यवस्था को सुचारू और विकसित अवस्था में ले जाने के लिए ही इनकी जरूरत होती है। फिर कितने राजनीतिक दल है, तो 7 है। तो 7 राजनीतिक दलों के आपको अच्छे से चुनाव चुने, कब स्थापना हुई थी और प्रमुख वर्तमान में कौन है वो आपको याद करना है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको याद नहीं करने हैं। फिर है राजनीतिक दल या फिर दल बदल। तो आपकी अनुसूची है 10वीं अनुसूची, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है, उसमें से 10वीं अनुसूची है 10 से 10, 10 से दल। तो 10 से दल, 10 से 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल से संबंधित कानून दिए गए। फिर एक दलीय देश, ऐसा देश जिसमें केवल एक दल के द्वारा शासन संचालन किया जाता है, ठीक है, उसे एक दलीय शासन या देश कहा जाता है। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, दलों को सुधारा जा सकता है
उनकी आप बुराई करके या फिर उनकी एकदम मूल्यांकन करके चेक करोगे उन्होंने कहाँ काम किया है, कहाँ काम नहीं किया है, या आने वाले चुनाव में उनको वापस मुंह की ना खानी पड़े। तो ऐसे ही एक उपाय करके अपन दलों को सुधार सकते हैं। फिर है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो जिन चुनावों के समय राजनेताओं ने जो अपने वादे किए थे वो वादे कहां तक साबित हुए, कहां तक नहीं हुए, और उनके लिए एक मूल्यांकन करके पता कर सकते हैं कि ये इनका मूल्यांकन कैसे होगा और उनके परिणाम क्या निकले हैं। फिर है गरीबी से संबंधित 3 समितियां हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति, और इसके बाद में है रंगराजन समिति और एक दंड नारायण समिति। इन्हीं तीनों समितियां हैं जिन्होंने गरीबी रेखा की निर्धारण के रूप में सिफारिश की थी कि किनको गरीब कहा जाता है। वो व्यक्ति जो 2 वक्त का खाना नहीं प्राप्त कर पाता उन्हें गरीबी या फिर गरीब व्यक्ति कहा जाता है। फिर है वेद शासन जो वर्तमान समय में जो शासन चलाता है उसी के दौरान। ये अपन 3 किताबें कर चुके हैं और इसके अलावा एक चौथी किताब आपकी रहेगी जो उसके अंदर वैसे आपको सारे याद है, संसाधन से संबंधित है, भूगोल से संबंधित है। तो मुख्य रूप से संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है? तो संसाधन बेस होते हैं जिनके माध्यम से जो पृथ्वी से प्राप्त की जाते हैं, जो लोगों के द्वारा उपभोग किए जाते हैं, उन्हें हम संसाधन के नाम से जानते हैं। और संसाधन को मुख्य रूप से 4 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। समाप्तियों के आधार पर जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय और स्वामित्व के आधार पे, ठीक है, और मालिकाना हक के आधार पे। तो ऐसे संसाधनों का वर्गीकरण है और संसाधनों का वर्गीकरण आपको देखेंगे। इसके बाद आपको संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का संरक्षण करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को जो अपन संसाधन जो यूज कर रहे हैं वो संसाधन यूज कर पाएंगे। इसके बाद में संसाधन से संबंधित मुद्दे हैं और बहुत सारे जैसे टॉपिक है, वो टॉपिक अपन एक क्लास और लेंगे जो कि आज आपसे नहीं हो पाएगी। सॉरी, हमने आपसे वादा जरूर किया था, लेकिन आप इन 3 क्लासों से आपका लगभग सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी अपने 4 किताबें स्कूल में अच्छे से कवर की है, ठीक है, विद्यालय में कवर की है। लेकिन आपके वार्षिक परीक्षा से पहले उसका भी हम एक अच्छा सा एक वीडियो बना के उसमें पूरा आपका रिवीजन अच्छे से करवा देंगे। देखो, इस क्लास का जल्दी से लेने का यही कारण है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई थी, इसकी वजह से, ठीक है, वो इश्यू ठीक कर लिया गया है, इसलिए थोड़ी इस क्लास को थोड़ा जल्दी आपको दिया जा रहा है। ये क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है, 7 साढ़े 7 से पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा और मॉर्निंग में अच्छे से एग्जाम देने जाइए। ये आपके जो है किताब आपके सारे सामाजिक की रीट, सेकंड के पटवार और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट वगैरह सारे के सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, रामबाण के लिए। इसीलिए आपको अच्छे से देखनी चाहिए और इसके अंदर बनने वाले सारी परिभाषाओं से संबंधित और सवाल है और किताब के पीछे के सवाल है। एक बार आपको देखकर अगर आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो अच्छे खासे सवाल आपको अटेंड कर पाते हैं और सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपन विदा लेते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।